संध्या की शादी उसके पिता ने शरत से की। शादी के 15 साल के अंदर ही संध्या का परिवार अमीर से गरीब हो जाता है। एक दिन संध्या जब अपनी भाभी से कहती है, भैया माँ पिताजी के बाद अब आप लोगों से ही मेरा मायका है। अरे संध्या दीदी, मायका बोलना आसान है, लेकिन जब मायके वालों को निभाना पड़ता है ना, हालत पतली हो जाती है। तभी वहाँ संध्या का भतीजा आ जाता है। देखा माँ, मुझे कितनी कूल ऐप मिली है। इसमें क्लास 6 to 12 के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और IIT, जी, नीट लेवल तक के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन की फोटो क्लिक करो, क्वेश्चन को क्रॉप करो और 3 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब से कोई भी डाउट हो तो डाउट नेट करो। अरे बुआ, कब आई तुम? मुझे बताती थी, मैं स्टेशन लेने आ जाता। अरे पहली बार थोड़ी आ रही है जो रास्ता भटक जाती। अब गाड़ियां भले ही बहुत है, लेकिन सब काम पर लगी है। अरे कोई बात नहीं भैया। और बताओ, अपनी गुड़िया की शादी के बाद खुश तो है ना? हाँ हाँ, मेरी गुड़िया तो राज कर रही है, राज। बहुत पैसा है उन लोगों के पास। अरे किसी भी चीज की कमी नहीं रखी मैंने अपनी बेटी की शादी में। हाँ भैया, वो तो इस घर का रिवाज है। बेटियों की शादी बहुत ही धूमधाम से करते हैं। पिताजी ने भी मेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बस किस्मत मेरी ही खराब निकली। अरे दीदी, अच्छा ये बताओ कैसे आना हुआ और कब का प्रोग्राम है? संध्या पूरे घर को देखती है। उसे अपना बचपन याद आता है कि कैसे उसके पिता ने ये घर प्यार से बनाया था। मुझे सीढ़ियों वाला घर पसंद था, तो पिताजी ने मेरे लिए 2 तल्ले का मकान बना दिया। अरे बुआ, सीढ़ियों को घूर रही हो? जरूर बचपन में यहाँ से खूब गिरी होगी। संध्या की आंख से आंसू गिर जाते हैं। वो अपने कमरे में चली जाती है और अलमारी खोलती है। अरे दीदी, अलमारी क्यों छू रही हो? कुछ चाहिए क्या? मुझसे मांग लेती। अरे नहीं भाभी, बचपन से ये अलमारी में मेरे खिलौने और गुड़िया रहा करती थी। हाय रे दीदी, अब क्या बंटवारा चाह रही हैं क्या? संध्या भाभी की इस बात पर घबरा कर वहां से निकल जाती है। अगली सुबह घर में संध्या को न देखकर भतीजा बोलता है, माँ, अरे माँ, ये बुआ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? अरे चली गई होगी, कह तो रही थी कि मन नहीं लग रहा है। अरे पापा, ऐसे कैसे बिना बताए चली गई? अरे कल अलमारी खोलकर खड़ी थी, कहीं कुछ उड़ा तो नहीं ले गई? भतीजी को बुआ की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो वहां से चला जाता है। अगले दिन, अरे शेखर कहाँ मर गया? तेरी बहन आ रही है ससुराल से, जल्दी जा स्टेशन। और सुन, वो लंबी वाली कार लेकर जाना, उसकी पसंदीदा है। ओहो पिताजी, आ जाएगी। कौन सा पहली बार आ रही है? माँ को गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, अब मेरी बेटी को स्टेशन से खुद ही आना पड़ेगा। वाह जी वाह। शेखर, हुआ क्या है तुझे? क्यों नहीं जा रहा है अपनी बहन को लेने? उसने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, कितना प्यार करती है वो तुझसे। पिताजी, प्यार तो बुआ भी आपसे कम नहीं करती थी। फिर भी उन्हें ना कोई लेने और ना ही कोई छोड़ने जाता है, वो क्यों भला? पिता को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देते हैं। अरे बस करो, क्यों आप दोनों उस संध्या के लिए लड़ रहे हो? ठीक है पिताजी, आज तो आप ड्राइवर को भेजकर अपनी बेटी को ले आइए, लेकिन याद रखिए, अपनी शादी के बाद मैं अपनी बहन को कभी नहीं पूछूंगा। पिता को अपनी गलती का एहसास होता है। आज बुआ का जन्मदिन है, याद तो होगा नहीं आपको? पिता की आंख भर आती है। लेकिन तभी वहां अपनी पसंदीदा कार से संध्या घर आती है। भगवान भाई दे तो तुम्हारे जैसा भैया। पापा को पता था कि कौन से रंग की कार मुझे पसंद है। तुमने उसी रंग की कार से मुझे घर बुलाया, वो भी मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। ईश्वर सबको तुम्हारे जैसा भाई दे। भाई संध्या को गले लगा लेता है। तभी वहां भतीजी गुड़िया भी ससुराल से आ जाती है। अरे संध्या बुआ, आप? हाँ, आज तो घर की दोनों बेटियां अपने घर में हैं।
इलाहाबाद की मधु की शादी होती है रामगढ़ के आनंद से। नेचर से कामचोर मधु के सामने जब पूरे ससुराल की जिम्मेदारी पड़ती है तो कैसे वो उससे बचने के लिए करती है एक नाटक। चलिए देखते हैं। अरे मधु, मधुरानी, जरा चाय ला और बेसन घोल ले, बादल बन गए हैं, पकौड़ी बना लेते हैं। ओह, अभी अभी तो दिन का खाना खाया है, अब पकौड़ी तल दूं? अरे इतना खाएंगी तो फट जाएंगी, चला तो जाता नहीं इनसे। तभी आनंद आ जाता है। अरे मन कर रहा है पकोड़े खाने का। मधु देखो ना, बादल बन गए हैं, ऐसे में पकोड़े मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे अभी तो बादल बने हैं, जरा 2-4 बूंद टपक तो जाने दो, बना दूंगी पकोड़े भी। ये बोलकर मधु वहां से चली जाती है। अरे मधु, मधु बूंदे भी बरस गई, अब तो बना दो पकोड़े। अरे बूंदा बूंदी तो रोज होती है, जरा जमकर बरसे तो पकोड़े तलने में और सिखाने में दोनों में मजा आ जाए। ये बोलकर मधु वहां से चली जाती है और मधु के साथ ही बूंदा बांदी कर बादल भी चले जाते हैं। मधु अपने कमरे में जाकर कहती है, अरे भगवान, ये सारा कमरा फैला हुआ है, कैसे साफ होगा? तभी मधु को आइडिया आता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, मेरा 2000 रुपए का नोट कहाँ चला गया? किसी ने देखा क्या मेरा 2000 का नोट? तभी वहां मधु की ननद और नौकरानी आ जाती है। अरे भाभी, मैं देख देती हूँ। कैसे देखोगी दीदी, सारा कमरा तो गंदा पड़ा है। अरे हटो ना, मैं साफ किए देती हूँ, मिल गया तो दे दूंगी। अब ननद और नौकरानी 2000 नोट के चक्कर में पूरा कमरा साफ कर देती है और नोट नोट खोया हो तब तो मिले। खैर, ये तो छोटे मोटे ट्रिक्स थे जो मधु काम से बचने के लिए करती, लेकिन अब आना था मधु का मास्टर स्ट्रोक, जिसपे वो अब सिर्फ बैठकर खाने के चक्कर में थी, और वो भी सास को ऑर्डर दे देकर। कैसे? चलिए देखते हैं। एक फ्रेम में एक फोटो है जिसमें सास की सास यानी कि मधु की दादी सास, मोटी बिंदी, काला मोटा चश्मा, कॉटन की साड़ी और चेहरे पर रौब। वहां उसी फोटो के नीचे खाट पर बैठी मधु, और मधु का गेटअप बिल्कुल वैसा ही था। मधु दादी सास की भूमिका में कहती है, अरे चंदावती, चंदा रानी, जरा चाय दे मलाई मार कर। मधु की सास यानी कि चंदावती कहती है, अरे इस नाम से तो सिर्फ मुझे मेरी सास बुलाया करती थी, ये कौन है देखूं तो जरा। अब सास मधु को अपने सामने अपनी सास की भूमिका में देखकर जोर जोर से हंसती है। मधुरानी, कोई तमाशा चल रहा है या ड्रामा? जाकर चाय लेकर आ। मधु जो कि ये दिखा रही थी कि वो सास की सास है या फिर उसकी आत्मा उसमें आ गई है, वो क्या करती है? चाय और मैं, वो भी तेरे लिए चंदावती। यही सिखाया है तेरी माँ ने। यार, एक तो डायलॉग बदल बहू, तू सास बनकर जो माँ पर सीधे चली आती हो, ये ओल्ड फैशन हो गया है, जरा अपडेट हो जा। और वैसे तू कुछ भी बन, उसके पहले चाय लेकर आ। अभी सास कुछ बोलती कि वहां मधुर के ससुर आ जाते हैं। वो मधु को देखते ही पागल सा हो जाते हैं। माँ, मेरी माँ, माँ तू वापस आ गई। अरे धत तेरी की, अभी एक का नाटक खत्म नहीं हुआ कि दूसरा आ गया। अरे हद है, तेरी जबान तो चलती ही जा रही है, सामने मेरी माँ बैठी है। अरे इनका चेहरा देखने को तरस गया था मैं। मेरी माँ वापस आ गई, ये देख मेरी माँ आ गई। ये नहीं कि देसी घी के लड्डू बनाए बस जबान चला रही हो। अरे जाने दे धनकलाल, इसे तो शुरू से ही बोलने की तमीज नहीं है। मेरी तो आदत हो गई है दब दब कर रहने की। नहीं नहीं माँ, ऐसे कैसे ये सब करेगी। अच्छा, मैं दुकान जा रहा हूँ, शाम को तेरी पसंदीदा गर्मा गर्म जलेबी और समोसे लेकर आऊंगा माँ। ससुर वहां से चले जाते हैं। अब बेचारी सास
अपनी ही बहू के नाटक में फंसकर सारा दिन सारी रात काम करती। लेकिन कब तक? एक दिन की बात है। बेटा आनंद, मेरे तो हाथ पैर सब दर्द हो रहे हैं, मुझसे नहीं होता इस उम्र में इतना काम। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है। वैसे भी माँ, दादी को तो मरे अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं, फिर मधु कैसे दादी हो सकती है? अरे वही तो बेटा, मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं दादी मधु के रूप में तो पैदा नहीं हो गई। मतलब ना, ये सारा नाटक है बेटा, लेकिन अब जल्द से ये नाटक बंद करा दे तू। ठीक है माँ, लेकिन अब मधु को मधु की जुबान में ही सिखाना होगा। दोनों माँ बेटा कुछ बात करते हैं और अगले दिन सास मधु का बड़ा सा सोने का हार गले में डालकर घूम रही होती है। मधु जैसे ही अपना हार सास के गले में देखती है, परेशान हो जाती है। अरे अरे ये क्या? ये हार तो तू अपनी बहू को दे चुकी थी। नहीं नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं। आप ही ने तो कहा था कि जब तक आप जिंदा है ये मैं ही रखूं। अब आप तो जिंदा ही हैं, तो ये हार मैं उसे कैसे दे सकती हूँ? अरे लेकिन तभी वहाँ आनंद आ जाता है। दादी मैं आपके लिए भैंस लेकर आया हूँ, बाहर खड़ी है। जरा अच्छे से नहलाकर उसके गोबर से आंगन लीप देना और गोबर के कंडे बनाकर सुखाने डाल देना। और हाँ, जरा ताजा ताजा दूध भी निकाल देना दादी। और फिर माँ बेटे हंसने लगते हैं। मधु सोच में पड़ जाती है। भैंस? नहीं नहीं, इतनी बड़ी भैंस की मैं सेवा करूं? ना बाबा बना, मैं तो बहू बनकर घर वालों की ही सेवा कर लूं, उतना ही बहुत है। माँ जी, नहीं नहीं। अरे अरे, क्या हुआ बहू, तुम वापस आ गई क्या? तुम्हें सब कुछ याद आ गया? हाँ हाँ, सब याद आ गया, पूरा पूरा याद आ गया। अब सास चैन से खाट पर बैठती है और जोर से कहती है, सब याद आ गया ना? तो चले जा, चाय लेकर आ, और वो भी मलाई मार कर।